गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का बही खाता यानी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको हम शॉर्ट में अकाउंट्स बोलते हैं, इस सब्जेक्ट में जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है उसका आज हमारा लास्ट पार्ट है। ये यानी कि 3 वीडियो इसमें बन चुके हैं, उसमें हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है और प्राप्ति एवं भुगतान खाता रिसीप्शंस पेमेंट्स अकाउंट्स उसका हमने फॉर्मेट भी बना लिया था उसमें। अब आज हम ये लास्ट पार्ट है इसका, चौथा पार्ट, इसमें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक लास्ट थ्योरी बची है वो पढ़ लेंगे। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, आपका आता रहता है। तो कल हमने जाना था प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर, ठीक है। आज हम जानेंगे प्राप्ति भुगतान खाता एवं आय व्यय खाते में अंतर, दोनों ही महत्वपूर्ण खाते हैं इसके, ठीक है। और इनमें भी पर्याप्त अंतर है। जैसे सबसे पहला खाता है हमारा प्राप्ति भुगतान और आय व्यय, इसमें पहला अंतर है उद्देश्य। तो जैसा कि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय जाना था, प्राप्ति भुगतान खाता बनाने का उद्देश्य क्या होता है? रोकड़ शेष ज्ञात करना। ऐसे ही होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जब प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाते हैं ना, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है वर्ष का अंतिम शेष यानी कि रोकड़ शेष। जबकि इसके माध्यम से हमें क्या निकल के आता है? आय व्यय खाता बनाने का उद्देश्य होता है वर्ष के अंत में या तो आधिक्य ज्ञात करना या फिर कमी ज्ञात करना। आधिक्य का मतलब होता है आय का व्यय पर आधिक्य, यानी कि आय अधिक रहेगी तो व्यय कम। ऐसे कमी रहती है तो हमारी आय कम हो जाती है और व्यय अधिक हो जाता है, यानी कि फिर हमारी कमी हो जाती है। तो आय व्यय खाता बनाने का उद्देश्य होता है आधिक्य या कमी को ज्ञात करना। आधिक्य यानी होता है हमारा सरप्लस और कमी का मतलब होता है डेफिसिट, ठीक है। ये पॉइंट रखते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आंसर दिख रहा है खाता। तो ये हमने प्राप्ति और भुगतान खाता और आय व्यय खाते की जो नेचर पढ़ा था, विशेषताएं पढ़ी थी, उस विशेषताओं में हमने देखा था कि प्राप्ति भुगतान खाते की प्रकृति थी वास्तविक खाते की, इसलिए हम इसमें अंतर बता सकते हैं कि खाता यह प्राप्ति और भुगतान खाता वास्तविक खाता होता है, जबकि आय व्यय खाता नाममात्र का खाता होता है, ठीक है। तीसरा उद्देश्य मद है। तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में समस्त रोकड़ प्राप्तियों और समस्त रोकड़ भुगतानों का लेखा किया जाता है, चाहे वे किसी भी वर्ष से संबंधित हों। किसी भी वर्ष से संबंधित होने का मतलब है कि जिस वर्ष का हम खाता बढ़ा रहे हैं, हो सकता है वो उस वर्ष की हो प्राप्ति एवं भुगतान, या फिर पिछले वर्ष का भी हो सकता है, या फिर आगामी यानी कि अग्रिम वर्ष का भी वो हो सकता है। यानी कि इसमें सभी प्रकार की रोकड़ प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा किया जाता है। इसके बाद हम इसमें देखें अगर अंतर, तो आय व्यय खाते में सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित आय एवं व्यय का ही लेखा किया जाता है, यानी कि करंट ईयर का अगर वो इनकम और एक्सपेंडिचर होगा उसी की एंट्री की जाएगी। इसमें गत वर्ष, आगामी वर्ष इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। इसके बाद अगला है हमारा पूंजीवाद आय। जैसा कि मैंने अभी बताया तीसरे वाले अंतर्गत में कि इसमें सभी प्रकार के मदों का लेखा हो जाता है। सभी प्रकार का मतलब है चाहे वो आगमगत मद हों चाहे वो पूंजीगत मद हों, इसमें दोनों मद लिखते हैं। लेकिन आय व्यय खाते में ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ आगमगत आय और आगमगत व्यय का ही लेखा किया जाता है। इसमें हम सभी प्रकार के मद नहीं लिखते, केवल आगमगत, ठीक है। लास्ट इसमें पूरा नहीं आ पाएगा, अंतर अगले में लिखते अंतर का आधार लिखते समायोजन। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय ही हमें क्लियर हो गया कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में किसी भी सब प्रकार के समायोजनों का लेखा कर लिया जाता है। करते हैं? भूल गए? नहीं प्राप्ति एवं भुगतान खाते में किसी भी प्रकार के समायोजन की एंट्री, देखिए मैंने यहाँ क्रॉस का निशान मारा, इसका मतलब ये प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजन नहीं किया जाता। मतलब ना तो अदत्त व्यय, ना पूर्वगत व्यय, ना उपार्जित, ना अनुपार्जित, किसी की भी एंट्री नहीं की जाती। लेकिन आय व्यय खाता बनाते समय सभी प्रकार के समायोजनों का लेखा किया जाता है, चाहे वो अदत्त हो, चाहे पूर्वगत हो, चाहे उपार्जित हो, चाहे अनुपार्जित। आज हम कक्षा 12वीं का अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होगा और सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि आखिर ये साझेदारी व्यवसाय क्या होता है। साझेदारी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप समझते हैं आप? साझेदारी का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं। साझेदारी में कितने सदस्य होंगे?
कम से कम 2 और अधिकतम की सीमा है नहीं, में से बताऊंगा मैं कितनी है। तो सबसे पहले जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को करने के लिए सहमत होते हैं, मतलब तैयार होते हैं, और वही मिलकर पूंजी लगाते हैं तथा व्यापार का संचालन करते हैं और व्यापार में होने वाले लाभ हानि को आपस में बांट लेते हैं, उसे हम बोलते हैं साझेदारी व्यवसाय, यानी कि पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का अर्थ बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, एक तो हमारा बिजनेस का फॉर्मूला 2 बताया है। एक तो एकल व्यापार बताया है, सोल ट्रेड, जिसमें केवल व्यापारी एक होता है, मालिक एक होता है। लेकिन साझेदारी में एक मालिक नहीं होता है। साझेदारी में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, वही किसी व्यापार को करने के लिए तैयार होते हैं, वही पूंजी लगाते हैं और वही व्यापार का संचालन यानी कि ऑपरेटिंग करते हैं और होने वाले लाभ हानि को आपस में बांट लेते हैं। ऐसे व्यापार को बोलते हैं साझेदारी व्यापार। ठीक है, और इसमें जो लाभ हानि दिख रहा है आपको, लाभ हानि को मैं कह रहा था कि जो लाभ हानि है ये या तो आपस में बांटेंगे बराबर के अनुपात में, या तो ये कैसा अनुपात होगा, बराबर का अनुपात होगा आपका। मान लीजिए अगर इन्होंने कोई पार्टनर जो लाभ हानि बांटते हैं तो वो बांटते हैं, या तो बांटेंगे बराबर, जब बांटेंगे जब उनके बीच में ऐसा समझौता हुआ होगा, या फिर उस समझौते के अनुसार बांटते हैं निश्चित अनुपात। कौन से अनुपात में बांटते हैं, निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात का मतलब होता है साझेदारों के बीच में जब एक समझौता होता है, समझौते को बोलते हैं साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी ये हो जाता है कि लाभ हानि किस अनुपात में बांटा जाएगा, बराबर बांटा जाएगा या फिर एक पूर्व निश्चित अनुपात में बांटा जाएगा। ऐसे बांटते हैं लाभ हानि। ठीक है, अब ये अर्थ हमें अच्छे से आगे क्लियर होगी। अब हम ये देखेंगे विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले साझेदारी की विशेषता, जैसा कि हमने अर्थ में पढ़ा था, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, पहली विशेषता ये हुई है। साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तभी तो साझेदारी बनेगी। पार्टनरशिप कम होगी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। अब ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ये तो होगा हमारे मिनिमम सदस्यों की संख्या। मिनिमम मतलब कम से कम 2 सदस्य तो होने ही होने चाहिए। अब इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि साझेदारी अधिनियम जो है हमारा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अधिकतम सदस्य कितने होंगे, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम जरूर हमारा जो 2013 बन के आया था, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, उसमें सदस्यों की संख्या बताई गई थी कि कम से कम 2 होने चाहिए और अधिकतम 100 होने चाहिए। कितने सदस्य बताए थे उसमें, कम से कम 2 और अधिकतम 100। लेकिन इसके बाद जो हमारा नया कंपनी अधिनियम आया, कंपनी अधिनियम 2014, इसके अनुसार कोई सी भी साझेदारी हो उसमें कम से कम तो होंगे 2 सदस्य और अधिकतम होंगे 50 सदस्य। यानी कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम 50 सदस्य हमारी साझेदारी व्यवसाय में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली विशेषता होगी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का। फिर दूसरी विशेषता आती है पारस्परिक संबंध या अनुबंध का होना। जैसा कि हम जानते हैं जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करने के लिए शुरू करते हैं, उसको सहमत होते हैं, तो उनके बीच में एक समझौता हो जाता है। उनके बीच में समझौता मतलब एक अनुबंध हो जाता है। अनुबंध कह लो उसको, चाहे समझौता कह लो, चाहे उसको साझेदारी संलेख कह लो, पार्टनरशिप डीड, ये सब एक ही बात है। तो जब भी साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होंगे व्यवसाय करने के लिए, तो उनके बीच में क्या होगा, एक संबंध। उस संबंध या अनुबंध को बोलते हैं साझेदारी का अनुबंध होना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। और इसी समझौते के आधार पर फिर साझेदारी आगे बढ़ाते हैं। तीसरी विशेषता है वैधानिक व्यापार, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी के व्यापार करते हैं तो वो व्यवसाय कैसा होना चाहिए, वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। वैधानिक व्यवसाय का मतलब होता है जो कानून की दृष्टि से किसी प्रकार से गलत ना हो, कानून की दृष्टि में कुछ सही हो, ऐसा व्यापार करने के लिए वो तैयार होते हैं, यानी कि वैध व्यापार होता है। इसके बाद चौथा है हमारा लाभ हानि विभाजन। साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है कि जितने भी साझेदार होते हैं सभी लोग व्यापार करने के लिए शुरू तो कर देते हैं, उसको व्यापार शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ हानि बांटना। केवल हानि बांटने के लिए पार्टनरशिप नहीं होती, पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य होता है लाभ हानि बांटना, यानी कि जो वो वैध व्यापार उन्होंने शुरू किया
उसको करने के बाद कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए और उस लाभ को आपस में बांटना चाहिए, तभी वो हमारी व्यापार साझेदारी कहलाएगी, नहीं तो फिर वो साझेदारी नहीं कहलाएगी, सहयोग कहलाएगा। ठीक है। लास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है फर्म का पंजीयन। फर्म का पंजीयन का मैं तुम्हें बताया था, मोटी भी आती है इसकी कि साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। समझ में आ रहा है? साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं, कैसा है? ऐच्छिक। अगर आपको इच्छा है तो करा लो पंजीयन, नहीं तो कानूनी रूप से कोई जरूरी नहीं कि आप पंजीयन करो। लेकिन एक बात जरूर है, अगर हम इसका पंजीयन करा लेते हैं तो इसका हमें फ़ायदा ही मिलता है। जैसे मान लीजिए भविष्य में किसी प्रकार का फर्म के प्रति कोई केस वगैरह दायर हो जाए, कोई परिवार दायर हो जाए, तो उस केस में क्या होता है? पंजीयन हमारा काम करता है। इसलिए पंजीयन करा लेना चाहिए, लेकिन पंजीयन कराना अनिवार्य तो नहीं है, कैसा है? ऐच्छिक। लेकिन फिर भी करा लेते हैं अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर। और एक और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि इसमें दिया नहीं है। एक और होता है असीमित उत्तरदायित्व। प्रत्येक साझेदार का, जो हमारे साझेदार में होंगे, या तो 2 साझेदार होंगे या 4-5 होंगे, जितनी भी होंगी, प्रत्येक साझेदार का दायित्व कैसा होता है? असीमित, यानी कि अनलिमिटेड। ठीक है। असीमित उत्तरदायित्व का मतलब ये कि जब कभी भी साझेदारी में हानि होती है तो आपने जितनी पूंजी लगाई है वो पूंजी तो चली ही जाएगी, उल्टा आपको कुछ रुपए अलग से भी देने पड़ेंगे, अपना निजी पैसा भी देना पड़ेगा भुगतान के लिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जितनी पूंजी लगाई तो वही हो गई और दिवाली घोषित करा लिया अपने, ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो पूंजी लगाई है वो भी जाएगी, और साथ में जो आपके घर के जो किसी सदस्य से पैसे लिए आपने या घर की पूंजी उठा के दी, वो भी आपकी इसमें लगा दी जाती है। ठीक है। तो ये हमारी साझेदारी की विशेषताएं हुई, अर्थ हो गया। अब सभी को इसके नोट्स तैयार कर लेने, क्योंकि साझेदारी का तो विशेषता हमारी परीक्षाओं में आ जाती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अब अगले वीडियो में हम इसको आगे के बारे में जानेंगे, और जो भी कन्फ्यूजन हो वो आप क्लियर कर लें इधर आके विद्यालय में।